हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं यूपी टेट के लिए हैं और 2 क्लासेस होती हैं यूपी टेट के लिए हिंदी और ईवीएस की। तो ईवीएस की 1 क्लास हो गई थी कल हमारी और आज हिंदी की 1 क्लास हुई और ईवीएस की सेकंड क्लास है। अगर आपने हिंदी वाली क्लास नहीं देखी है, तो आप चैनल पर जाकर उसे भी ज़रूर देख लें। उसमें हमने वर्णमाला को शुरू किया है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी स्वर पहुँचे हम, स्वर को जो स्वर का वर्गीकरण है उसको हमने देखा है। ठीक है, तो आज का जो ईवीएस की अगर हम बात करें जो हमारी कल क्लास हो चुकी है उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा है और जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर मतलब जलमंडल आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक, अगर आज पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं कल की वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर हम जलमंडल की बात करें तो जो जल है ये पृथ्वी की सतह पर 3/4 मतलब कि 3/4 भाग या 71% जो है ये पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। तो इतने ज़्यादा जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जो दक्षिणी गोलार्ध हमारा है वहाँ उस भाग में क्या है, जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में। ये देखिए, और ये है हमारी कौन सी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर जो जल है, जल यहाँ पर है 80%, मान लीजिए 100, मान लीजिए यहाँ इतने में है 100%। 100% में से मतलब ये पृथ्वी का जो भाग है वो 100% है। तो 100 में से 80% यहाँ पर जल है। इसको हम 100 मानकर 100% अगर मान लें इतने को, आधे को, तो इसमें से 80% हमारा क्या है, जल है। अगर इसको हम 100 मान लें तो यहाँ पर 60% जल है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब हम आगे देखते हैं, तो अगला हमारा क्या है, जल को 2 भागों में बांटा गया, लवणता के आधार पर, और एक लवणीय जल और अलवणीय जल, मतलब पीने योग्य जल और जो पीने योग्य जल नहीं है वो। तो जो महासागर और समुद्र ये सारे हैं, ये जल तो बहुत ज़्यादा लेकिन पीने योग्य बहुत ही कम है भाई। 1% पानी केवल पीने योग्य है। अब उसमें कैसे, तो देखिए जो लवणीय जल है मतलब जो नमकीन जल है, जो महासागर समुद्र इन सब के रूप में पाया जाता है, वो कितना है, तो 97.3% है। और जो पीने योग्य मतलब अलवणीय है तो 2.7% है। ठीक है, कितना है, 2.7% केवल क्या है, पीने योग्य है। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लवणीय जल जो है वो कितना है, 97.3% है, महासागरों में पाया जाता है। और जो अलवणीय मतलब मीठा पानी है वो केवल कितना है, 2.7% जल ही पीने योग्य है। जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो 2.7% है उसमें से भी हमारा 2% क्या है, 2% बर्फ़ के रूप में है। ठीक, तो उसको तो हम पी नहीं सकते बर्फ़ को। उसके बाद में जो भूमिगत जल है मतलब जब बारिश होती है तो पानी रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है ना, वो कितना है, तो 0.68% वो है। नदी और झील बहुत कम मात्रा में, लगभग 0.001% ये नदी और तालाबों में पाया जाता है। तो ये रही पानी की मात्रा। तो इस प्रकार हमारे पानी अगर नॉर्मली देखा जाए कि पानी कितना है जो पीने योग्य है, तो वो केवल 1% है जो हम पीते हैं, मतलब जो भूमिगत से निकाल रहे हैं या ज़मीन से निकाल रहे हैं या फिर नदी नाला भी ऐसे कर रहे हैं। तो लगभग 1% पानी ही हमारा क्या है, पीने योग्य है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी पर जल है वो किन किन रूपों में पाया जाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित है जल, किस रूप में है, तो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। सतही जल मतलब कि जो जमीन पर है,
पृथ्वी की सतह पर है तो नदी, महासागर, झील, तालाब इन सब रूपों में पाया जाता है। भौम जल मतलब कि वर्षा का जो जल होता है और रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है, वही हमारा भौम जल कहलाता है। और जो भूमि के अंदर चला जाता है जल, तो कहाँ इकट्ठा होता है, तो जो चट्टानें होती हैं ना, चट्टानों के बीच में थोड़ी बहुत जगह होती है, उन जगहों पर क्या होता है, जल इकट्ठा हो जाता है और उसे क्या कहते हैं हम, जल भर कहते हैं। ठीक। और जल जिस विधि के द्वारा चट्टानों तक पहुँचता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कि जल जो है जिस विधि के द्वारा चट्टानों तक पहुँचता है उसे कहते क्या हैं? तो उसे कहते हैं अंतःसंयंदन। क्या कहते हैं? अंतःसंयंदन विधि कहते हैं। जल जिस विधि द्वारा चट्टानों तक पहुँचता है उसे कहते हैं अंतः संयंदन कहते हैं। जलभर किसे कहते हैं? तो चट्टानों के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है उसे हम जलभर कहते हैं। भौम जल किसे कहते हैं? तो वर्षा का पानी जब रिसकर भूमि के नीचे चला जाता है तो उसे कहते हैं भौम जल। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो जल का पीएच मान है वो होता है 7। मतलब कि जो पीएच मान पीएच मान की खोज किसने की थी? खोज क्या बोलेंगे, आविष्कार किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। इसमें 1 से लेकर 14 तक के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। 0 से लेकर 14 तक होते हैं। ठीक है, इसमें नंबर होते हैं। जो 0 होता है वो क्या होता है? 0 नहीं, 1 होता है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है। 1 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें से 7 क्या है, उदासीन है। 7 के बाद या 7 के कम जो है, मतलब 7 पॉइंट से अगर कोई कम है, जिसका पीएच मान 7 पॉइंट से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 पॉइंट से अगर ज़्यादा है तो वो क्षारीय रहेगा। ठीक है, ये पीएच मान ये बताता है। तो जो जल है वो कैसा, वो उदासीन है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो 7 है। ठीक। अब हम ये बात करते हैं कि जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड विघटित हो जाती है, मतलब घुल जाती है, तो क्या होता है, जल अम्लीय हो जाता है, मतलब उसका पीएच मान घट जाता है। जब पीएच मान घटेगा तो जल कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जब 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो अम्लीय कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उसमें घुल जाती है पानी में, तो जो जल होता है वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीयता को कम करने के लिए कौन सा उपाय है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो जो अम्लीयता है, उन जल की जो अम्लीयता है उसको कम करने के लिए बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, मिला देने पर क्या होता है कि जल की जो अम्लीयता होती है वो कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? तो जब जल में जो अम्लीय जल होता है उसमें बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला देते हैं, तो जल की अम्लीयता जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई समझ में। अब हम ये देखते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कहा जाता है कि जो जल है ये सार्वभौमिक विलायक है। क्यों? क्योंकि जो जल होता है ना, ये क्या करता है कि किसी भी तरल की तुलना में सबसे अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। मतलब अगर किसी भी आप तरल पदार्थ ले लें और जल को ले लें, तो जो जल है ये अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, मतलब खुद में मिला लेता है दूसरे द्रव की अपेक्षा। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, मतलब सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। ठीक है, जो जल होता है ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 30, ठोस, द्रव और गैस। तो जो पदार्थ एकमात्र ऐसा जो जल है, एकमात्र एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। आप बोलेंगे कैसे पाया जाता है? तो देखिए, जब जल जो होता है बर्फ के रूप में होता है तब तो ठोस होता है, जब बर्फ पिघल जाती है तो द्रव हो जाता है, और जब जल का वाष्पीकरण होता है तो भाप बनकर ऊपर उड़ता है ना, तो वो गैस में बदल जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा पदार्थ जल है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल कैसा है? सार्वभौमिक विलायक, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ये मतलब अधिक से अधिक पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अम्लीयता वाला भी पूछा गया है क्वेश्चन, और ये जो तीनों अवस्थाओं वाली ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बन चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और ये भी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे,
बैठे होंगे और नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये नहीं है कि हाँ बस 2-4 टॉपिक करा के छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस आपकी चलेगी। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट होगा। एक टॉपिक उठाया जाएगा और उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे क्वेश्चन आपको उसमें शामिल किए मिलेंगे। प्लस हम क्या करेंगे, पी वाइज़ क्यूज़ भी अपना क्या करेंगे, लगाएँगे, ठीक है? तो आप लोग ये इतना भरोसा रखिए कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा यहाँ से, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है? भले ही हमारा 2 ही सब्जेक्ट है, ठीक? क्योंकि 2 सब्जेक्ट इसलिए है, मेरी बात सुन लीजिए। 2 सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि जो पढ़ाने की बात है वो मैं ही केवल पढ़ा रही हूँ आपको, मेरा ही काम होता है टाइप करना और पढ़ाना, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है, ठीक है, पढ़ाना। तो इतना बड़ा हमारा चैनल तो हुआ नहीं है कि हाँ, मैं और टीचर को रख लूँ, ठीक है? तो नहीं रख सकती ना, भाई उनको भी पेमेंट देना होगा, कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा। मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा चैनल है भाई, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, ठीक? अगर किसी को मैं ला रही हूँ तो उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी मुझे ना। तो यही सब दिक्कत है, तो जितना मैं कवर करवा सकती हूँ मैंने उतना ही उठाया है। बाकी मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं पूरा सिलेबस पूरा पाँचों सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगी, नहीं भाई। मैं केवल 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगी। हाँ, इतना विश्वास दिलाती हूँ मैं आपको कि आपका जो अब ये तो नहीं कह सकते 60 में 60 हो, लेकिन 50 से लेकर 55-56 तक के क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर आप जितना पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ेंगे और उसको रिवीजन भी करेंगे, प्लस हमारे जो एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट वगैरह चलेगी आप लगाएंगे तो, ठीक है? क्योंकि मैं पहली बार आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो 2-4 पॉइंट छूट जाएँ, ठीक है? क्योंकि भाई हम भी इंसान ही हैं, ठीक? तो ये सब बात छोड़िए, चल बढ़ते हैं। बस मैंने ये सारी चीज़ें आपको विश्वास दिलाने के लिए बताई कि हाँ, आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। जो 2 सब्जेक्ट मैंने उठाया है, ये आपका जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देख लेते हैं जो जल का घनत्व है उसके बारे में। तो जो जल का सर्वाधिक घनत्व है किस टेम्परेचर पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक घनत्व होता है जल का। न्यूनतम आयतन कितना है, तो जो घनत्व और आयतन है ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, मतलब कि विलोम, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे विलोम शब्द, तो उसे विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा, विपरीत का भी उल्टा ही होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो घनत्व और आयतन होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसलिए जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ये जल का सबसे कम आयतन है। ये क्या है, सबसे कम आयतन जल का इतना है, कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सबसे ज़्यादा घनत्व है। मतलब जब वो ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, जब ये ज़्यादा होगा तो वो कम हो जाएगा, इस तरह मान लीजिए। जल का क्वथनांक मतलब उबलना, जल किस पॉइंट पर उबलने लगता है, तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो गर्म हो जाता है तो जल उबलने लगता है। और ये जो अगर इसको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, पर जल उबलने लगता है। गलनांक मतलब जल पिघलता है कब है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फ़ारेनहाइट है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का गलनांक होता है, ठीक है? मतलब जल गलने लगता है। मतलब जैसे कि बर्फ़ है, तो जब वो क्या होगा, 0 डिग्री पर आ जाएगा तो जल क्या होगा, गलने लगेगा, सॉरी, बर्फ़ गलने लगती है, पिघलने लगती है, ऐसा मान लें आप। तो अब हम बात करते हैं जल चक्र की। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, ये कोई नदी या महासागर है, ठीक है? यहाँ पर्वतों से निकल कर आ रही है। जब पहले यहाँ बारिश हुई, ऐसा कर देखते हैं हम लोग, देखिए। पहले बारिश हुई तो ये पहाड़ों से पानी रिस रिस कर यहाँ आ गया, यहाँ कोई मान लीजिए झरना है या नदी या कुछ भी है, यहाँ आके इकट्ठा हो गया। फिर जब सूर्य का प्रकाश निकला तो क्या हुआ, जल का वाष्पीकरण हुआ, मतलब जल जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगा, और यही जल ऊपर जाकर क्या हुआ, संघनन हुआ जल का। संघनन होने पर क्या हुआ, बादल बना, और जब बादल बना तो बारिश की बूंदें बनी, मतलब बूंदें बनी पानी की, और वही पानी की बूंदें वर्षा के रूप में फिर से नीचे आ गई। मतलब वही चक्र क्या हुआ, आता रहा, आजा मतलब आ रहा और जा रहा, वही चक्र क्या हो रहा, घूम रहा है।
देखिए, वाष्प के रूप में जो पानी था यहाँ बारिश देखिए बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हुआ और यही पानी क्या हुआ कि वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है। जब वाष्प वाष्प बनकर ऊपर गया तो टेम्परेचर और तापमान और वायुदाब ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में संघनन हुआ मतलब बादल बना। बादल बनने के बाद बारिश की बूँदें बनी उसके बाद में फिर वर्षा हुई, फिर यही पानी यहाँ आ गया, जो गया था वही आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ये सारी चीज़ें रिसाइकिल होती रहती हैं, ठीक है? अब देखिए, जल पृथ्वी पर विभिन्न अवस्थाओं में परिसंचरण करता है। इसे ही क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जो जल होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में क्या है, चलता रहता है। ठीक, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम जल चक्र कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लगाया, देखिए ये रहा जल। ठीक, जल से बना जलवाष्प या वाष्पीकरण हुआ जल का, उससे बने बादल मतलब संघनन हुआ, संघनन से बने बादल, बादल से फिर क्या बनी, बूंदे बनी। ठीक है, बूंदे बनने के बाद वर्षण मतलब वर्षा हुई, वर्षा से फिर जो जल था वो क्या हुआ, महासागर, नदी, तालाब, झरना इन सब में इकट्ठा हो गया और यही फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई। मतलब फिर से फिर मतलब जल का वाष्पीकरण होगा, फिर से संघनन होगा, फिर से बूंदें बनेंगी, फिर से बारिश होगी। ये प्रक्रिया चलती रहती है, यही है हमारा जल चक्र। तो जल चक्र के चरण हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चरण है वो बताइए। पहले क्या होता है, पहले फिर उसके बाद में क्या होता है, तो पहले वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, संघनन होने के बाद में बारिश की बूंदें बनेंगी, उसके बाद में फिर बारिश मतलब कि संघनन के बाद आप बारिश की बूंदें ना बोलकर बादल बनना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि संघनन के बाद बादल बनेंगे, उसके बाद में फिर वर्षा होगी, मतलब बादल और बारिश की बूंदें फिर वर्षा। ठीक है, तो ये हमारे चरण हैं। अब हम चरण में देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि वाष्पीकरण, मतलब खुली सतह मीन्स यहाँ पर खुली सतह का मतलब ये है कि जो महासागर हैं हमारे या तालाब है, नदी, झील, झरना जो भी है, यहाँ पर जो जल था वो उसका वाष्पीकरण हो, जो कि अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दे रही हूँ फिर से। तो जल जो है ये द्रव से क्या होता है, गैस में बदल जाता है। पहली जो वाष्पीकरण में क्या होता है, फिर बनते संघनन होता है। संघनन में क्या होता है कि जो गैस होती है मतलब कि जो वाष्पीकरण होता है जल का, वो क्या होते हैं, द्रव में बदलते हैं। और जो द्रव है वो क्या होती है, बूंदों का निर्माण करती है और बूंदों का निर्माण करने पर क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। तो यही आपका संघनन हो गया। संघनन क्या हो गया, क्या होगा कि जो गैस के रूप में पानी ऊपर गया था ना, वो क्या होगा, द्रव में बदलेगा। ठीक है, और फिर जब दरों में बदलेगा तो वो बूंदों का निर्माण होगा उनसे। जब बूंदों का निर्माण होगा तो बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी। ठीक, वर्षण क्या है कि जल वायुमंडल से वर्षा, ओलावृष्टि, हिमवृष्टि के माध्यम से पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो ये हमारे चरण हैं। किसके चरण हैं, जल चक्र के चरण है। ठीक है, अब मेघ विजन क्या है, तो मेघ विजन जो कृत्रिम क्या बोलते हैं इसको, मेघ विजन को हम आर्टिफिशियल रैन भी बोल सकते हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा रसायन जो है वो मतलब कि कृत्रिम वर्षा करने में सहायक होता है। तो 3 रसायन होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो मेघविजन है, क्लाउड सीडिंग जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होती है, आर्टिफिशियल रेन है मतलब कृत्रिम वर्षा है। इसमें क्या होता है कि वायुयान से रसायनों का बादल के ऊपर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। क्या करते हैं, मतलब हवाई जहाज, वायुयान मतलब जो हवा में उड़ने वाले, जैसे हेलीकॉप्टर, हवा और एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें, इनसे रसायन को ले जाकर बादल पर छिड़काव कर दिया जाता है। अब ये रसायन कौन कौन से होते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन रसायनों का बादल पर छिड़काव कर दिया जाता है और उससे बारिश होने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हम कल समझेंगे और कैसे क्या होता है इसको हम कल वाली वीडियो में, मतलब जो अगली वीडियो रहेगी उसमें समझेंगे। ठीक है, तो मतलब अभी हमारा एग्ज़ाम है जुलाई में, तो बहुत ज़्यादा एक साथ ले चलने से कोई मतलब नहीं रहेगा बनेगा, क्योंकि जब एक ही साथ बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो भाई सर के ऊपर से निकलने लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर हम चलेंगे और समय से आपका जो कोर्स, मतलब कोर्स तो नहीं बोल सकते, जो आपका सब्जेक्ट है दो, हिंदी और ईवीएस, ये समय से कंप्लीट करा दी जाएगी और प्रैक्टिस सेट भी लगवाया जाएगा आपका। ठीक है, तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए लगा हो कि हाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो सटीक हैं, सही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर पहली बार आए हैं, अगर पहले से ही जुड़े हैं तब तो बहुत बढ़िया और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलें, जो भी अगर कमी लगी हो तो भी आप कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो भी कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल। और कल हिंदी का हमारे पहले हिंदी की क्लास होगी, उसके बाद में ईवीएस की क्लास होगी। तो फिर कल मिलते हैं। अगर आपने हाँ, और अगर आपने हिंदी वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ और उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने एकदम ज़ीरो से शुरू किया है सारी चीज़ें। तो जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी अच्छे से समझ सकता है, और जो पढ़ चुका है तो वो तो है ही है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।